हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावनाओं पर बात कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे भाग 1 के बारे में। एक में कितने आर्टिकल हैं, है ना, भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल में किन बातों का उल्लेख किया गया है और वहाँ से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि संविधान क्या है, भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है या एक ऐसी पुस्तक है जिसमें शासन प्रशासन को चलाने के लिए नियम कानूनों का उल्लेख है। तो चूँकि ये एक किताब है तो इसमें कई सारे अध्याय भी होते हैं, है ना। किताबों में जैसे कि आप जानते हैं कई सारे अध्याय होते हैं, तो इसी तरह भारतीय संविधान में भी कुछ अध्याय हैं जिन्हें हम भाग बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में अगर मूल रूप से पूछा जाए कुल कितने भाग हैं, तो कुल 22 भाग थे, है ना, मूल संविधान में। वर्तमान में भी भागों की संख्या पर बात करें तो कुल मिलाकर 22 ही भाग हैं, है ना। संख्या तो 22 ही है, लेकिन गणना की दृष्टि से देखें तो भागों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 25 हो गई है। गणना की दृष्टि से कैसे, जैसे 1 2 3 ऐसे करके भागों को गिनेंगे तो उसमें 4 का भी जोड़ दिया गया है, 9 का, ऐसे भाग जोड़े गए हैं तो भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 25 हो गई है। लेकिन जो संख्या इस्तेमाल की गई है वो तो 22 ही है ना। अंतिम जो भाग है वो 22वां भाग ही अंतिम भाग है। तो अगर संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में भी भागों की संख्या कितनी है, 22 ही है ना। अच्छा, अनुच्छेदों पर बात करें तो कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे। हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। तो उन 395 अनुच्छेदों में हम आज बात करेंगे भाग 1 के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स के बारे में, है ना। 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल्स भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हीं पर हम बात करेंगे। तो भाग 1 में किन बातों का उल्लेख है, तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है ना। भाग 1 में लिखा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इस भाग में कुल कितने आर्टिकल्स हैं, तो 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 1 में भारत को परिभाषित किया गया है कि भारत क्या है। तो भारत क्या है भाई, भारत राज्यों का एक संघ है। अगर आपसे पूछा जाए भारत क्या है, तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना। मूल रूप से जो संविधान लिखा गया था वो तो इंग्लिश में ही लिखा गया, तो इंग्लिश में ये लैंग्वेज भी लिखी गई, ये लाइन भी लिखी गई, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो एक पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर भारतवर्ष या हिंदुस्तान जैसे शब्दों का जिक्र नहीं है, इन बातों का उल्लेख नहीं है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि हमारे देश के लिए कौन से नाम का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना हिंदुस्तान या भारतवर्ष जैसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही नाम मिलते हैं, कौन कौन से, इंडिया और भारत, है ना। तो इन बातों को भी आपको जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और आता है यूनियन। अमूमन यूनियन और फेडरेशन का मतलब एक ही होता है, सेम, दोनों का मतलब होता है संघ। तो संघ कैसे, फेडरेशन का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी संघ है, तो कौन सा वाला संघ समझे। तो भारतीय संविधान में लिखा गया है भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यूनियन का मतलब क्या है भाई, कि भारत जो है एक एक इकाइयों के मिलने से बना है। ये इकाइयाँ क्या है, भारत के जो राज्य हैं ना, चाहे वो संघ शासित क्षेत्र हों, चाहे वो भारत के जो 28 राज्य हैं वो राज्य हों, तो इनके मिलने से ही तो भारत का निर्माण हुआ है। तो एक एक इकाइयों के मिलने से इनका निर्माण हुआ है और ये इकाइयाँ कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकती हैं, है ना। ये इकाइयाँ किसी समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं जुड़ी हैं एक साथ, है ना। अर्थात भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। यूनियन में इतनी ताकत होती है, जबकि फेडरेशन यूनियन के अपेक्षा कम ताकतवर है ना। यूनियन में जहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर मतलब होता है ये एक जटिल अवधारणा है, अर्थात इसमें राज्य जो होते हैं कभी अलग नहीं हो सकते, राज्य किसी समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं जुड़े हैं। जबकि फेडरेशन में जितने भी राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, पहली बात, और वो अपने आप में संप्रभु होते हैं, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए सब जुड़े होते हैं, है ना।
तो इन बातों को भी आपको जानना चाहिए। अमेरिका में फेडरेशन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है अमेरिका संविधान में। तो वहाँ पर अमेरिका एक फेडरल कंट्री है ना, वहाँ के जो राज्य हैं उनके लोगों की नागरिकता अपनी स्वतंत्र होती है और देश की भी नागरिकता होती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, वहाँ के राज्य की नागरिकता अलग और देश की नागरिकता अलग होती है, और कोई भी राज्य चाहे तो स्वतंत्र भी हो सकता है अपने देश से। इसीलिए फेडरेशन में कम ताकत है ना, यूनियन की अपेक्षा। यूनियन अधिक ताकतवर है, यूनियन अधिक शक्तिशाली है, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए भारत एक अनश्वर संघ है। कैसा संघ है? अनश्वर। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। कोई भी राज्य चाहे कि हम अलग हो जाएं, हम अलग देश बन जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर ने कितनी भी कोशिश कर ली, अलग कभी हो नहीं पाया। तो इसलिए यूनियन जैसे शब्द का मतलब बहुत ही गंभीर हो जाता है ना, बहुत ही जटिल हो जाता है। इसको समझना कि यूनियन का मतलब क्या है और फेडरेशन का मतलब क्या है, दोनों में अंतर क्या है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यूनियन का मतलब क्या है कि एक एक इकाई मिलकर भारत का निर्माण हुआ है और ये इकाइयाँ कभी भारत से अलग नहीं हो सकती हैं, है ना। तो ये तो लिखा गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, एक बार फिर से दोहराते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, है ना, इसको भी जान लीजिए। अच्छा, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, इसका उल्लेख तो अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 1 में बाकायदे लिखा गया है कि कौन कौन से राज्य हैं, उनका क्या नाम है ना, ये सब लिखा गया है अनुसूची 1 में। कभी बात होगी तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल आर्टिकल 1 पर बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसमें किस क्षेत्रों का उल्लेख है, कौन कौन से क्षेत्रों का? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र शामिल हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? एक तो राज्य क्षेत्र है, अर्थात जिसे हम राज्य बोलते हैं, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये राज्य। तो भारतीय क्षेत्र में राज्य क्षेत्र शामिल है। दूसरा संघ क्षेत्र शामिल है। संघ क्षेत्र का मतलब जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ये वाले क्षेत्र भी शामिल है। तीसरा जो क्षेत्र है वो अर्जित किया गया क्षेत्र है ना, यानी भारत मान लो अटैक कर दे, पाकिस्तान पूरा कब्जा ले, है ना, तो अगर पाकिस्तान पर कब्जा करेगा तो वो अर्जित किया गया क्षेत्र कहलाएगा ना। तो अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भी भारतीय क्षेत्र कहलाएंगे। तो 3 प्रकार के क्षेत्र है, पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा अर्जित किए गए क्षेत्र। इन बातों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 1 में, है ना। अब आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 में किन बातों का उल्लेख है। तो आर्टिकल 2 में भाई किन बातों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 2 में ये लिखा गया है कि संसद के पास ये ताकत है, संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी विदेशी या बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए कानून बना सकती है ना। अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाएगा तो उससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 संसद को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि किसी विदेशी या बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए वो कानून बना सकती है ना। उसमें ये शक्तियाँ किस आर्टिकल के तहत दी गई हैं? आर्टिकल 2 के तहत दी गई हैं। अर्थात किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 2 में है भाई, तो इस बात को भी याद रखना है। तो आर्टिकल 2 बहुत सिंपल है कि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, जो भी कानून बनाया जाएगा, उसकी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद कानून बनाकर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है ना। इन बातों का उल्लेख है आर्टिकल 2 में। आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर भारतीय राज्य क्षेत्र में कुछ प्रमुख परिवर्तन कर सकती है। कौन कौन से परिवर्तन कर सकती है भाई? तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद, या फिर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। कुछ राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का गठन भी कर सकती है। तो ये पावर भी संसद को दी गई है। हालांकि अगर संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या फिर किसी नए राज्य का गठन करती है, तब उससे संबंधित बिल लाने से पहले संसद या राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल
से एक बार राय जरूर लेते हैं, है ना। सबसे पहले उस राज्य के विधानमंडल से राय ली जाती है। हालांकि राय को मानने के लिए संसद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है ना। हालांकि उस राज्य में परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल की सलाह जरूर लेते हैं। तो तय सीमा में जब राज्य के विधानमंडल से सलाह मांगी जाती है तो तय समय सीमा में राज्य का विधानमंडल सलाह देता है। उस सलाह को मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, है ना। संसद चाहे तो मान भी सकती है या फिर नहीं मान सकती है। तो इन दोनों बातों का उल्लेख है भाई आर्टिकल 3 में। आपको एक बात याद होगी, आर्टिकल 3 का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। तो तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से ही तो किया गया था। तो जब 2014 में आंध्र प्रदेश से पूछा गया तेलंगाना के निर्माण के लिए, तो आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी प्रकार का बंटवारा नहीं चाहते हैं, है ना। आंध्र प्रदेश का कोई विभाजन हम नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद संसद ने तेलंगाना का गठन किया, है ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कि संसद ने उस विधानमंडल की सलाह को नहीं माना। आर्टिकल 3 में इन बातों का उल्लेख है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, है ना। चूँकि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है कि संविधान संशोधन कैसे होगा, संविधान संशोधन कौन कौन से हैं, इन सब बातों का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 368 में है। तो 368 के अंतर्गत ही संविधान संशोधन को रखा गया है। लेकिन इस बात का उल्लेख आर्टिकल 4 में किया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। क्यों नहीं समझे जाएंगे भाई? क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं, और साधारण बहुमत से होने वाले संविधान में संशोधन तो संविधान संशोधन के अंतर्गत काउंट नहीं किए जाते। तो संविधान संशोधन के अंतर्गत काउंट कौन से किए जाते हैं? संशोधन विशेष बहुमत से जो भी संशोधन होते हैं वो काउंट किए जाते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। इसके अलावा जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से संविधान में संशोधन होते हैं वो भी आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। एक तो होता है कि साधारण बहुमत से संशोधन हो जाए। तो साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो तो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत ही हो रहा है ना। आर्टिकल 2 और 3 में कैसा संविधान संशोधन हो रहा है? साधारण बहुमत से संशोधन हो रहा है। इसलिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसको नहीं शामिल किया जाता है। भाई इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, है ना। आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 4 में किन बातों का उल्लेख है? तो 2 और 3 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन को हम संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं करते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही संविधान संशोधन को काउंट किया जाता है। जो संविधान संशोधन होते हैं उनको हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखते हैं। और आर्टिकल 368 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन किस प्रक्रिया से होते हैं? तो विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से होते हैं। आधे राज्यों से अधिक नहीं लिखा गया है, आधे राज्यों के अनुमोदन से लिखा गया है ना। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखें। अच्छा, आपने एक आर्टिकल और सुना होगा, आर्टिकल 2A भी पढ़ा होगा आपने। तो आर्टिकल 2A क्या है? तो बात है 1974 की। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में मिला लिया। तो जब भारत में मिलाया तो उन्होंने सह राज्य क्षेत्र का दर्जा उसे दिया। किस राज्य के? सह राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया। तो चूंकि सह राज्य क्षेत्र तो भारत के आर्टिकल 1 में लिखा नहीं गया है ना। तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत सिक्किम को सह राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान करने के लिए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया गया है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखें। इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन क्यों किया गया? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के बारे में भी आप जानते होंगे। तो आर्टिकल 2A को समाप्त करने के लिए भी इस संशोधन को करना अनिवार्य हो गया है ना। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती है ना। तो 60 से कम हो नहीं सकती, लेकिन सिक्किम में तो सिर्फ 32 विधानसभा सदस्य हैं, है ना। तो इस प्रावधान को करने के लिए, चूँकि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है लेकिन सिक्किम में 32 ही है ना। तो इस प्रावधान को करने के लिए भी
36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 करना पड़ा, है ना। तो दोनों संविधान संशोधन के बारे में भी याद रखें, आर्टिकल 2 भी याद रखें, 2A भी याद रखें कि आर्टिकल 2A में किन बातों का उल्लेख है। आर्टिकल 2A क्यों करना पड़ा, क्यों इसको बनाना पड़ा। आर्टिकल 2 इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सिक्किम को सह राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो इसका प्रावधान करने के लिए संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि भाग 1 में किन बातों का उल्लेख है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में जो भी आर्टिकल हैं, है ना, उनमें किन बातों का उल्लेख किया गया है, यहाँ से कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमने बात किया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।